स्टूडेंट्स, जैसे इस समय पर 12th क्लास के लिए बोर्ड प्रैक्टिकल्स का वर्क चल रहा है, तो बिजनेस स्टडीज़ के इस टॉपिक पर कई सारी बार कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली कुछ चैप्टर्स में से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि इन टॉपिक्स पर किस तरीके से वर्किंग परफॉर्मेंस है या क्या आपको रिप्लाई करना चाहिए या क्या आपका आंसर होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस ऑर्डर में एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है जिसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है, दिस इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे बड़ी खास बात ध्यान रखने की ये है कि पहले वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हट चुका है और जो भी आपको पढ़ाई करनी है 2023 सेशन के लिए, उस पढ़ाई में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो एक्ट है वो 2019 एक्ट आपके सिलेबस में एप्लीकेबल होगा। यानी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा वाला ईयर का एक्ट पढ़ोगे, 2019 का एक्ट पढ़ोगे। तो ये खास बात ध्यान रखनी है कि अगर टीचर पूछते हैं प्रैक्टिकल में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, तो 2019 एक्ट एप्लीकेबल। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो बेनिफिट, जो रिलीफ, जो कंपेंसेशन मिलना है वो कंज्यूमर को मिलना है, ना कि कस्टमर को। ये एक्ट जो डिज़ाइन और ड्रॉ है ये किन के बेनिफिट के लिए है, तो ये एक्ट कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए है, कस्टमर के बेनिफिट के लिए नहीं है। कस्टमर वो पर्सन है जो सामान आपकी शॉप या फैक्ट्री या मिल से खरीदने के बाद किसी और आगे वाले पर्सन को बेचने के लिए सामान आपसे खरीद रहा है, यानी कि होलसेलर यानी कि रिटेलर। इनको कोई प्रकार का कंपेंसेशन आपको होने नुकसान से मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आप कंज्यूमर हैं, यानी आपने जो सामान खरीदा है विद द इंटेंशन टू सेल खरीदा है, तो ही केवल और केवल आपको इस सामान का बेनिफिट मिलेगा। तो पहली चीज़ ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो एक्ट ईयर है वो 2019 है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो बेनिफिशियरी है, जिसको लाभ मिलने वाला है, इस एक्ट का सपोर्ट मिलने वाला है, वो पर्सन कंज्यूमर होगा, ना कि कस्टमर। अब बात ये है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो आखिरकार वो पर्सन अपनी प्रॉब्लम को कहने के लिए कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसको बोले कि मेरी प्रॉब्लम है। तो यहाँ 3 चैनल्स का सिस्टम है। एक है हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है स्टेट कमीशन और एक है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो वाले केसेस स्टडी होंगे जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहे जा रहे हैं उसकी कीमत 10 करोड़ रुपीस से कम है। अगर 10 करोड़ रुपए से कम की कीमत के केसेस हैं तो वो केसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वो कीमत डिस्कस होंगे स्टेट कमीशन में। और इसी तरीके से नेशनल कमीशन के आगे वाले केसेस आ जाएंगे। अब यह है कि अगर किसी पर्सन ने इन केसेस में इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अप्लाई किया तो कंज्यूमर को होने वाली प्रॉब्लम के 45 डेज, 45 दिन के अंदर अंदर उसे नेक्स्ट लेवल की कोर्ट पर उसको अपने को हुए नुकसान के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे किसी पर्सन को कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लॉस हो गया, उसको कोई पर्सन ने सामान खरीदा और खरीदे जाने वाले सामान के बदले से कोई लॉस हो गया, तो लॉस हो जाने पर वो अपने को हुए नुकसान का क्लेम अगर 3 साल बाद मांगने पहुंच जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उसे कोई क्लेम बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी उसको अपने को हुए नुकसान के लिए 45 डेज के अंदर अंदर में अपने को हुए नुकसान का क्लेम एडमिट कर देना है। क्लेम एडमिट कहाँ करेंगे वो पर्सन, तो 3 जगह करेंगे, या तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में या स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में, डिपेंड्स कि उसका वैल्यू ऑफ अमाउंट या कितने रुपए कंडीशन का केस है। अब यहाँ एक और वाइवा क्वेश्चन बन जाता है। टीचर पूछते हैं कि इसका मतलब तो ये हो गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरीके से शॉपकीपर को हैरेस करने वाला एक्ट है, क्योंकि इसमें तो सारी की सारी बातें शॉपकीपर के फेवर की हैं और कंज्यूमर का ही बेनिफिट है। तो कंज्यूमर की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, और कंज्यूमर को कुछ सावधानी बरतनी पड़ेंगी कि कंज्यूमर टोटल फ्री घूमेगा। तो इसमें कंज्यूमर की भी कुछ जिम्मेदारी फिक्स की गई है।
कंज्यूमर अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर की पहली जिम्मेदारी ये है कि कंज्यूमर को इस एक्ट में डील करने के समय पर सबसे पहले इस बात को फोकस करना पड़ेगा कि उन्होंने विद इन रीजनेबल टाइम अपने को हुए नुकसान का क्लेम मांगा हो। अगर पर्सन ने क्लेम नहीं मांगा तो वो इस बात की उम्मीद ना रखे कि घर बैठे उसके घर पे क्लेम पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्टेशन है 1 मिनट के लिए आगरा और वहाँ से एक बस जा रही है जयपुर, सरकारी बस, गवर्नमेंट की बस। उस बस में 50 पैसेंजर्स के बैठने की कैपेसिटी है और इस बस में 45 लोगों ने टिकट लिया और बस में बैठ के जर्नी स्टार्ट कर दी। अब ये मेंबर थोड़ा सा आगे चले और बस 100 किलोमीटर दूर आगे चली गई। आगे जा करके एक मेजर रोड एक्सीडेंट हो गया, तो जो 45 मेंबर इस बस में बैठे थे वो सरकारी टिकट लेकर के बैठे थे और 45 मेंबर्स जो बस पैसेंजर्स थे और 2 लोग ड्राइवर कंडक्टर थे, तो 47 मेंबर्स मेजर सीरियस तौर पर इंजर्ड हो गए। ऐसी कंडीशन में तुरंत से गवर्नमेंट का सपोर्ट अवेलेबल हुआ और लोगों को आसपास की हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। तो यहाँ से 40 लोगों ने गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट कराए जाने के लिए अपने आप को एडमिट करवा लिया, मान लिया। लेकिन जो 5 परिवार थे वो लोग नहीं माने और वो लोग बोल रहे हैं कि हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी पसंद की बढ़िया जगह पर ट्रीटमेंट कराएंगे, हम गवर्नमेंट वाले चक्कर में नहीं पड़ रहे। खैर, जिसको जहाँ समझ में आया उन्होंने अपनी अपनी पसंद के हॉस्पिटल्स अटेंड कर लिए। तो ऐसी कंडीशन में वो जो 5 लोगों थे उन्होंने प्राइवेटली अपना इलाज करवा लिया, जबकि जो 40 लोग थे उन्होंने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। 40 लोगों ने अपने को हुए नुकसान के लिए गवर्नमेंट से क्लेम भी मांग लिया कि साहब हम आपकी बस में ट्रैवलिंग कर रहे थे और ड्राइवर की इनएफिशिएंसी से या जिस किसी भी कारण से हमको चोट लगी, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारे को हुए नुकसान का आप क्लेम दीजिए। 5 लोगों ने या 4 लोगों ने या 3 लोगों ने अपना क्लेम मांगा ही नहीं। तो क्या गवर्नमेंट इस समय पूरे 45 लोगों को क्लेम देने के लिए लायबल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में? नहीं। गवर्नमेंट केवल उन्हीं लोगों को क्लेम प्रोवाइड करेगी जो लोग क्लेम डिमांड करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पहली बात कंज्यूमर की जिम्मेदारी ये भी है कि कंज्यूमर अपना क्लेम, अपना नुकसान, अपना जो उसको हुआ है प्रॉब्लम, उसके लिए अपने क्लेम को एक्नॉलेज करे। नंबर 1, कंज्यूमर के पास में जो भी गुड्स या सर्विस उस कंज्यूमर ने खरीदा है, उस गुड्स या सर्विस के लिए कंज्यूमर के पास में प्रॉपर बिल, रिसिप्ट, कागज होना चाहिए कि ये बिल मैंने सामने वाले से खरीदा या मैंने ये सामान लिया दिया। अगर आपके पास इस सामान का कोई रिसिप्ट, कोई बिल, कोई कैश मेमो नहीं है तो ये आपके लिए डील का सौदा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट नंबर बात है, कंज्यूमर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस सामान को यूज़ करने से संबंधित जो भी, जितनी भी सामान को यूज़ करने से संबंधित जो भी, जितनी भी इसमें टेक्निकल कंडीशंस थी, राइट टू इंफॉर्मेशन था, जो कंज्यूमर एजुकेशन था, उन सारे रूल्स को फॉलो किया गया था। कंज्यूमर ने अपनी तरह की पसंद की कोई इंस्ट्रक्शन को, रूल, कंडीशन यूज़ करने में कोई प्रकार का ब्रेक उन्होंने नहीं किया। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल था वो बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो किया। तो मेन बात यह आई, कंज्यूमर को अपना क्लेम मांगना पड़ेगा, कंज्यूमर के पास कैश मेमो, बिल होना चाहिए, कंज्यूमर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने सामान यूज़ करने के समय वो सारे तरीके फॉलो किए जो तरीके मेरे पास में इंस्ट्रक्शन मैनुअल में सामान को यूज़ करने से संबंधित गवर्न और गाइड किए गए थे। कंज्यूमर को ये भी अपने आप में कंफर्म करना पड़ेगा कि जो क्लेम है वो सही कोर्ट से मांगा जाए, जिस किसी कोर्ट में अमाउंट ऑफ क्लेम के अकॉर्डिंग उनका क्लेम बनता है। कंज्यूमर कोई एक जिम्मेदारी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये जिम्मेदारी तय की गई कि जिस किसी सामान को वो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, वो सामान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टैंप्स फिक्स की गई हैं, जैसे ISI है, बिस्मार्क है, हॉलमार्क है, अलग अलग एग मार्क है, अलग अलग कैटेगरी पर गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह की स्टैंपिंग और सीलिंग फिक्स की है, पहचान के चिन्ह बनाए हैं। तो जिन प्रोडक्टों पर ये पहचान के चिन्ह अवेलेबल हैं, अगर कोई कंज्यूमर इन सामानों को यूज़ कर रहा है तो गवर्नमेंट इसको क्लेम पेमेंट करेगी, और अगर कोई पर्सन अपनी पसंद का ही कोई सामान बना करके यूज़ कर रहा है तो गवर्नमेंट इसमें कोई प्रकार का क्लेम नहीं देगी। अब यहाँ से आगे एक चीज़ और टीचर पूछ लेते हैं कि ठीक है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, कंज्यूमर को क्या करना है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि क्या
कंज्यूमर के द्वारा अप्लाई करे जाने पर, अपने को हुए नुकसान का क्लेम मांगे जाने पर कंज्यूमर के पास में कौन कौन से राइट्स हैं, कंज्यूमर को कौन कौन से अधिकार हैं। तो इसमें कई सारे राइट्स में, 6 राइट्स में सबसे पहला अधिकार है राइट टू बी हर्ड। अगर कंज्यूमर अपनी कोई कंप्लेंट लेके पहुंचा है तो उस कंप्लेंट को सुनना पड़ेगा। कोई पर्सन उस एप्लीकेशन को सुनने से मना नहीं कर सकता। हम किसी एक दुकानदार की दुकान पर गए, बढ़िया सा शोरूम, शानदार, गजब, एक साफ सुथरा सा, बिल्कुल इंटेलिजेंट सा दिखने वाला सेल्समैन हमारे पास आया। उसने कहा आइए सर, बैठिए, बताइए क्या लीजिएगा। हमने कहा भाई हमें एक कलर टेलीविज़न लेना है, तो आप हमें इस वाली कंपनी का 40 इंचेस का कलर टेलीविज़न बता दो, जिसकी रेंज लगभग 25,000 के आसपास की हो। वो कह रहा है सर आप 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको आपकी ज़रूरत का बिल्कुल करेक्ट सामान दूंगा। तो कहा सर मैं तो सामान बेचने के लिए दुकान खोल के बैठा हूँ। सबसे पहले आप सोफे पे बैठिए, मैं चाहता हूँ कि सामान आप घर पे ले जाएँ, तब वो सामान आपके मतलब का सामान हो, आपकी ज़रूरत का सामान हो, आपको हेल्थ वाइज और पॉकेट वाइज हर तरीके से आपको रिलीफ दे और लॉन्ग लाइफ भी चले। तो सर आप आराम से बैठिए, एक कॉफ़ी मैं मंगाता हूँ, वो पीजिए और उसके बाद मुझे चैन से बैठ के बताइएगा और तब फिर मैं आपको आपकी आवश्यकता का सामान दूंगा। और सिर्फ आपको 40 इंच का और 25,000 रुपये की रेंज का ही सामान चाहिए तो मैं वाला डिब्बा पैक करा कर दे देता हूँ, फिर आपका सामान जैसा आपकी वो आप जानो। हमने कहा चल तू बता क्या बता रहा है। उन्होंने कहा साहब जिस कमरे में आप ये टेलीविज़न लगाओगे उसको आप ऑलमोस्ट दिन में देखोगे या रात में देखोगे। यानी ड्राइंग रूम जैसी जगह होती है, सब लोग कॉमनली आते जाते हैं, तो इसमें आप लोग दिन में देखते हो ज़्यादातर। अगर किसी का इंडिविजुअल रूम है तो उसमें जनरली लोग बाग अपने वर्किंग आवर्स को कंप्लीट करने के बाद लेटने बैठने के समय पर टेलीविज़न देखते हैं, तो ये नाइट आवर्स का विज़न होता है। तो अलग अलग टेलीविज़न अलग अलग तरह के फीचर्स, खूबियाँ होती हैं। जिस रूम में ये लगाया जाएगा उसका साइज़ क्या होगा, उसने बहुत बारीकी से और अपना पूरा समय दे करके और बहुत सारी डिटेल्स जान करके और फिर उसने हमें फीचर्स बताया था ये वाला टेलीविज़न आपके मतलब के लिए बेस्ट है और इसकी कीमत भी रीज़नेबल अमाउंट है और हमारी कंपनी की ये स्कीम चल रही है। तो हमें तो लगा कि ये तो चाहता तो 5 मिनट में सामान बेच करके अपना अलग हो जाता, लेकिन इसने बैठाया, कॉफ़ी भी पिलाई और आधे घंटे का समय भी लगाया और वास्तव में हमारी ज़रूरत का सही सामान हमें दिया और इससे टेलीविज़न स्क्रीन्स में आंखों में भी हमें आराम मिलने वाला है। बढ़िया पर्सन है और हम उसकी सेल्समैनशिप से बहुत खुश हुए और हमें टेलीविज़न खरीद लिया। हाँ, तो अब गुड सेटिस्फाइड कस्टमर। अब वो टेलीविज़न हमारे घर में इंस्टॉल भी हो गया। अब 4 दिन बाद हम फिर पहुँचे, उसमें कुछ आवाज़ आने में दिक्कत आ रही थी, टेलीविज़न में कोई बटन गलत दब गया होगा। तो अब हम पहुँचे, हमने कि आज ही हमें फिर कॉफ़ी पिलाएगा, फिर आधे घंटे दिमाग से बात करेगा। बड़ा बढ़िया पर्सन था। आज हम पहुँचे, हमने कहा भाई हम तो तुमसे 4 दिन पहले टेलीविज़न खरीदा था, ये समस्या आ रही है। बस हमने इतनी ही बात कही थी तो हमारे पीछे एक नया कस्टमर आ गया, उसको टेलीविज़न लेना था। तो हमसे बोला सर आप तो ज़रा सोफे पर बैठ जाओ और मैं ज़रा नए कस्टमर को डील कर लूँ। तो उसने नए कस्टमर के संग बैठ करके 1 घंटे तक बात करी। हम वहाँ बैठे बैठे फालतू इधर उधर दिखते रहे। तो अब उसने हमें समय दिया सुनने का या नहीं दिया? नहीं दिया। तो इसमें राइट टू बी हर्ड डिस्टर्ब हो गया। अगर कंज्यूमर अपनी कोई कंप्लेंट लेकर के वहाँ पहुँचेगा तो जो शॉपकीपर है या सेल्समैन है उसका ध्यान अपने नए कस्टमर को अटेंड करने में लगा पड़ा है, जबकि हम उससे किस बात का फोकस कर रहे हैं? अपनी प्रॉब्लम को कहने का, सॉल्यूशन पाने का। तो जब तक उसमें हमारा सामान, उसका सामान बिका नहीं था, तब तक तो वो हमें फुल अटेंशन पे कर रहा था और जैसे ही उसका सामान बिक गया उसने हमें बाईपास कर दिया और नए कस्टमर को अटेंड कर लिया। तो इसमें कौन सा वाला एक्ट ब्रेक हो गया? राइट टू बी हर्ड ब्रेक हो गया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंज्यूमर को यह अधिकार दिया है कि अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो जो यूज़र है, जो सामान को यूज़ करने वाला पर्सन है, उसको उस प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। वेंडर जो है, जो वेंडर, यूज़र नहीं वेंडर, जो वेंडर है उसको सामान को ध्यान से सुनना समझना पड़ेगा। कंप्लेंट को वो इग्नोर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राइट टू हर्ट की बात, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 एक्ट्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं और ध्यान से सुनने समझने भी होंगे। एक है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और एक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है, नीचे वाला, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये वाला एक कोई पैकिंग है यहाँ रखा है टेबल पर और ये एक मशीन है। इस मशीन पर बहुत सारी डिटेल्स
यहाँ मार्क कर दी गई हैं। शायद ये मशीन पर लिखी गई डिटेल्स में कुछ नंबर चाइनीज़ लैंग्वेज में है, ये बाहर की मशीन है, और कुछ नंबर्स इसमें और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मार्क है। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एक चीज़ है जो अक्सर कर वाइवा में पूछी जाती है, और राइट टू कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ये दूसरी चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो ये कंज्यूमर सामान खरीद रहा है, इस सामान को खरीदने के बारे में जो यहाँ ये डिटेल्स मार्क हैं कि प्रोडक्ट का नाम क्या है और प्रोडक्ट का टाइप क्या है और प्रोडक्ट की अदर कंडीशंस क्या है, तो ये चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी गई है, यह है राइट टू कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर को ये अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए, पावर होनी चाहिए कि आखिरकार कंज्यूमर क्या सामान खरीद रहा है और उस सामान की क्या डिटेल्स हैं, तब वो डिटेल्स कंज्यूमर को पता चलना ज़रूरी है। तो जो भी जानकारियाँ हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहीं से पिज़्ज़ा मंगाया, तो उसने एक पैकिंग में पैक करके और वो पिज़्ज़ा हमें भेज दिया। अब वो बिल्कुल वाइट कलर का डिब्बा है। हमने एक कंप्यूटर हार्डवेयर की चिप भी मंगाई थी, मदरबोर्ड टाइप की सी, तो वो दोनों डिब्बे लेकर के वो दोनों पर्सन, एक स्विगी वाला और एक वो सामान कोरियर वाला, दोनों जन एक साथ ही आ गए। हमारे दोनों डिब्बों के पेमेंट करके हमने डिब्बे खरीद लिए। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा वाला डिब्बा मदरबोर्ड है और कौन से वाले डिब्बे में पिज़्ज़ा है। तो इसमें कंपनी ने ऊपर पैकिंग में उसमें इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी कि इसमें क्या प्रोडक्ट है, वेज प्रोडक्ट है, नॉन वेज प्रोडक्ट है, रेट्स क्या है, टाइम टू डिलीवरी क्या है, सामान को हैंडल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, तो ये सामान की डिटेल्स जानकारी होंगी। इसका नाम क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बेसिक जानकारियाँ हमारी ओर से प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। राइट टू कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन। अब एक है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये दोनों में हमेशा गड़बड़ हो जाती है, स्टूडेंट गलत आंसर कराते हैं पेपर में, ध्यान से समझ लीजिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारी कंपनी की तरफ से, हमारी तरफ से कंज्यूमर को क्लियर ये जानकारी देना कि आखिरकार कंज्यूमर के द्वारा ये सामान कैसे करके यूज़ करा जाना है। तो अगर ये सामान कंज्यूमर की तरफ से यूज़ करा जाना है, तो उसको कौन कौन सी फीचर्स, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और सामान कैसे यूज़ करना है। एक कोई पर्सन ने पहली बार फेविक्विक ली और उस पर्सन को वो फेविक्विक यूज़ करनी आती नहीं थी, तो उन्होंने एक ऑर्डिनरी ट्यूब की तरीके से फेविक्विक निकाल ली और उनको इस स्केल के किसी पार्ट को जोड़ना था, तो उन्होंने फेविक्विक अपनी फिंगर पर यहाँ निकाल ली। ट्यूब, जैसे ट्यूब लिया, ऐसा वाला कोई ट्यूब, और ट्यूब लेकर के उसमें से फेविक्विक निकाल के उसने फिंगर पे सॉल्यूशन ले लिया, और फिर वो सॉल्यूशन लेकर के फिर वो यहाँ चले और फिर उन्होंने ऐसे करके इसमें लगाया। फिर एक डिस्टेंस के बाद जा कर के वो फिक्स हो गई। अब वो बिल्कुल हिल गई, तो वो तो हिल ही नहीं रही, तो दोनों जने चिपक गए। तो इसमें कंज्यूमर को नुकसान हो गया। क्या कंज्यूमर इस समय अपने को हुए नुकसान के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्लेम मांग सकता है? उसकी ये वाली फिंगर इस स्केल पे यहाँ फिक्स हो गई है। अगर कंपनी ने फेविक्विक जैसा सामान बेचा, तो उसके ट्यूब नोजल के ऊपर में या ट्यूब के ऊपर में या पैकिंग के अंदर में एक पेपर स्लिप लगा करके रखी और उसमें इंफॉर्मेशन दिया हाउ टू यूज दिस कंपोनेंट। तो इस समय कंपनी अपनी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर चुकी है। उसने कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन कर दी है, उसने कंज्यूमर को एजुकेट कर दिया है कि तुमको हमारा सामान कैसे यूज करना है। अगर कंपनी ये सामान आपको बेच रही है फेविक्विक और उसमें केवल ट्यूब नोजल है, ट्यूब है और उसके अंदर में लिक्विड कंटेंट है, लेकिन उसके अंदर ये जानकारी नहीं है कि ये सामान यूज कैसे करना है, तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये कंपनी बाउंड हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कंज्यूमर को दो अलग अलग राइट्स मैंने डिस्कस किए हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक था राइट टू हर्ड, एक है राइट टू सीक रिडर्सल। अगर कोई कंज्यूमर है और वो कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर रहा है, तो उसको उसके हुए नुकसान के लिए उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। एक पर्सन ने साइकिल खरीदी, छोटे बच्चे की साइकिल खरीद ली पर्सन ने, अब वो साइकिल हो गई पंचर, तो उस पर्सन ने ट्यूबलेस साइकिल खरीदी थी, सॉरी क्या कहते हैं उसको, ट्यूबलेस होती है, उसमें अंदर कोई हवा वैसे भरी जाती है, रबर वाली टायर्स होते हैं, डायरेक्ट एयर प्रेशर में हवा भर जाती है। अब क्या हुआ कि उसके अंदर में वो साइकिल फिर भी पंचर हो गई, हवा फिर भी निकल गई, तो वो पर्सन को ऐसा करने में नुकसान हुआ।
तो पर्सन अपने को हुए नुकसान के लिए चाहता है कि दुकानदार की दुकान बंद करा दी जाए, परमानेंट लाइसेंस कैंसिल हो जाए, और साथ में दुकानदार को एक शहर के बड़े चौराहे पे खड़ा करके और 10-10 डंडे उसमें रसीद करे जाएं क्योंकि उसने गलत सामान कंज्यूमर को बेचा है। तो क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दुकानदार को ये सजा या ये प्रकार का पनिशमेंट दे सकता है? नहीं। राइट टू सीक रिड्रेसल ये सिखाता है कि इस समय कंज्यूमर को मिलने वाला जो अधिकार है वो ये है कि उसको 3R बेनिफिट मिलेगा। 3R बेनिफिट: रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड। 3R बेनिफिट समझ में आया? 3R बेनिफिट नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिपेयर, फर्स्ट R कौन सा है? रिपेयर। सेकंड R कौन सा है? रिप्लेस। और थर्ड R कौन सा है? रिफंड। तो रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड 3R बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा। कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो 3R बेनिफिट में से जो भी बेनिफिट उसके लिए सूटेबल है या कोर्ट उसको डिसाइड करती है वो बेनिफिट दे देगी। कोर्ट ये नहीं कहेगी हैंग हिम टिल डेथ, ऐसा कोई सेंटेंस पनिशमेंट उसको नहीं मिलने वाला है। तो कोर्ट की भी कुछ पाबंदियां हैं कि कोर्ट इसमें क्या क्या अधिकार रखती है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड। और कौन से उसमें वो थे? वो तो हो गया कंज्यूमर राइट्स में, और कई सारे उसमें कंज्यूमर राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर का ये पूरा अधिकार है कि कंज्यूमर जो कोई सामान को यूज़ कर रहा है उसमें वो पूरी तरीके से सेफ्टी से सामान को यूज़ कर सकेगा। एक पर्सन ने ट्रेन का स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने का एक टिकट परचेज किया और वो पर्सन अपनी सीट पर आराम से ताज़ी हवा खाते हुए ट्रेन की टिकट जेब में रख करके आराम से बैठ गया। रास्ता लंबा था तो वो 2-2.5 घंटे आराम से बैठा रहा। फिर उसको लगा ला ट्रेन में थोड़ी देर घूम लेता हूँ, क्या हो रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, एक जगह बैठे बैठे फालतू तो बैठा हूँ। तब वो ट्रेन में यहाँ से वहाँ आगे पीछे घूमने लग गया और थोड़ी देर बाद वो ट्रेन के मेन एंट्रेंस गेट पर, जिसका कि यूज़ चलती हुई ट्रेन में नहीं करना चाहिए और ट्रेन से बाहर निकलने के, डिब्बे से बाहर आने जाने के समय पर इसका यूज़ किया जाता है, वहाँ गेट पे जाके खड़ा हो गया। उसने अपनी सेफ्टी ध्यान रखी, हैंडल पकड़ ली ताकि गिरगिरा नहीं जाए। फिर उसने देखा कि बाहर की तरफ में एक पेड़ जो आने वाला है उस पर 2 आम लटक रहे हैं और अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए और हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए ये दोनों आम तोड़े जा सकते हैं। तो पर्सन को ट्रेन तो चलानी नहीं थी, ट्रेन चलाने का काम ट्रेन का ड्राइवर करेगा। वो आराम से खाली बैठा हुआ था तो उसने मजबूती से एक हाथ से ट्रेन का हैंडल पकड़ा और दूसरे हाथ से आम के आने पर उसने आम की तरफ जंप लगाई और अपने आप की सुरक्षा बनाते हुए उसने आम तोड़ने की कोशिश करी। लेकिन साहब वो आम तो टूटे नहीं और वो थोड़ी देर बाद एक बीच में ट्रेन का खंभा आ गया और जोरदारी से दूसरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया और खुद ट्रेन के अंदर आके गिर पड़े। अब चुपचाप आके ट्रेन के सीट पर अपने करेक्ट प्लेस पर बैठ गए टूटे हुए हाथ के साथ। फिर अगले स्टेशन पे पहुंच करके उन्होंने जोरदारी से रेलवे स्टेशन मास्टर से खूब हंगामा किया, लड़ाई लड़ी कि साहब मैं जब अपने स्टेशन से चढ़ा था स्टेशन ए से तो बिल्कुल साफ़ सुथरा सुरक्षित चढ़ा था, अब मैं स्टेशन बी पर पहुंचने से पहले मैं इतना सीरियसली इंजर्ड हो गया, तो इसमें मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मैं ट्रेन में जर्नी कर रहा था ट्रेन की जिम्मेदारी, रेलवे की जिम्मेदारी थी। तो इस समय मैं इंजर्ड हुआ तो मेरी राइट टू सेफ्टी जो है उसमें डिस्टर्ब हो गया, तो आप जो है मेरे को क्लेम दीजिए क्योंकि मेरे को जो नुकसान हुआ है आपकी ट्रेन में जर्नी करने की वजह से उसका क्लेम आप मुझे दीजिए। तो इस समय क्लेम रेलवे उसको पेमेंट करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। ट्रेन ने जगह जगह वार्निंग पे लगा रखा है कि आप जो है बॉडी पार्ट ट्रेन से बाहर ना निकालें और ट्रेन के अंदर सुरक्षित रूप से बैठें और ट्रेन चलाने में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना करें। तो राइट टू सेफ्टी का मतलब यह है कि अगर आप कोई सामान यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। एक और बात भी है, एक कोई पर्सन स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के लिए एक नया दूसरा पर्सन वो ट्रेन से जाना चाहता था तो उसने ऑनलाइन टिकट पहले से ही बुक करा ली और वो बिल्कुल ट्रेन का टाइम था 6:05 का स्टेशन से डिपार्ट करने का, चले जाने का।
तो वो 6:04 और 4:30 के हिसाब से दौड़ता भागता सा हाफता हुआ सा रेलवे स्टेशन की तरफ को दौड़ लगा रहा है और उसको लग रहा है कि मेरी ट्रेन शायद निकल जाएगी, बचेगी नहीं, छूट जाएगी। और वो पर्सन ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करके रेलवे स्टेशन की तरफ को दौड़ लगाई और फिर उसने देखा कि मेरी ट्रेन रेलवे स्टेशन पे खड़ी है और किसी भी सेकंड चलने की तैयारी पर आगे है। तो पर्सन ने बहुत तेज़ स्पीड से ट्रेन की तरफ दौड़ लगाई और बहुत सारी पब्लिक पहले से थी और ट्रेन के पास पहुंचने तक भी वो ट्रेन वहाँ खड़ी थी। तो ट्रेन में देखा कि बहुत सारी पब्लिक बहुत ही पूरी ट्रेन के अंदर बहुत सारे डिब्बों में बिल्कुल कचाकच भरी है और नए और एक और पैसेंजर के घुसने की कैसी भी कोई जगह किसी भी कंपार्टमेंट किसी भी डिब्बे में नहीं है। तो उसको लगा कि मेरे को भी अपने आप को इनमें से किसी एक डिब्बे में एडजस्ट करना पड़ेगा और या फिर इस बार इस ट्रेन से जाने का विचार छोड़ना पड़ेगा। और इसी बीच में ट्रेन ने हल्की हल्की स्पीड पकड़नी चालू करी और अब वो अगले 1 मिनट में बहुत तेज स्पीड पकड़ के स्टेशन से गायब हो जाएगी। अब पर्सन को तुरंत डिसीजन लेना है। इसी बीच में इस पर्सन को इस पूरी रेलगाड़ी के अंदर में एक डिब्बा उसको ऐसा नज़र आया जिसमें कोई पैसेंजर नहीं था, बिल्कुल नितांत खाली, और डिब्बे का मेन जो गेट था वो बंद था। तो पर्सन को लगा कि मैं दरवाज़ा तो खोल लूँगा, तो मैं फ़िलहाल इसी डिब्बे में जर्नी करता हूँ। पब्लिक बेवकूफ़ है जो सारी की सारी दूसरे डिब्बों में भरे पड़े हैं बिल्कुल बुरी तरीके से और ये डिब्बा लगभग खाली है, तो मुझे इसी खाली डिब्बे में जर्नी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वो पर्सन ने फटाफट से ट्रेन के दोनों हैंडल पकड़ करके वो मेन दरवाजे पर लटक गया और उसने अपने हाथ से इस बात की कोशिश की कि वो मेन एंट्रेंस गेट जो ट्रेन का है उसको खोल ले कंपार्टमेंट का और ट्रेन के अंदर चला जाए। इस पूरी एक्सरसाइज की वजह से करते रहने से रेल का स्टेशन पीछे ही रह गया, ट्रेन ने भी स्पीड पकड़ ली, ट्रेन थोड़ी आउटर में आ गई और अपनी ट्रेन आगे बढ़ने लग गई। इस बीच में पर्सन ने पूरी कोशिश करके ट्रेन में घुसने का जो दरवाज़ा था वो भी खोल लिया। अब वो कॉन्फिडेंटली ट्रेन के अंदर अपना स्टेप इन कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने स्टेप इन करने के लिए अपने आप को ट्रेन के अंदर बढ़ाने की कोशिश करी तो पर्सन के बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल फूल गए और बिल्कुल पसीना आ गया कि जी मैं कहाँ आ गया, तो बड़ी समस्या हो गई। ट्रेन के अंदर डिब्बे का दरवाज़ा खोलने के बाद उसको जिस प्लेटफॉर्म पर अपना पैर रखना था, ज़मीन पे पैर रखना था ट्रेन के डिब्बे के अंदर, वो फर्श उस ट्रेन के अंदर था ही नहीं और नीचे रेल की पटरियाँ साफ साफ ऊपर से ही दिखाई पड़ रही थी और सारी की सारी कुर्सियाँ बिल्कुल हवा में ही बेल्ट करी हुई अलग की अलग लगी। तब मालूम पड़ी सारी के सारा ज़माना जो है ये दूसरे डिब्बों में क्यों बैठा था, इस डिब्बे में क्यों नहीं बैठा था। अब ना तो ट्रेन से आगे बढ़ने की स्थिति है और ना ही पीछे उतरने की स्थिति है। अब वो बिल्कुल लटके वहीं पे फंस गया वो बेचारा। फिर अगला स्टेशन आया, लटके जैसे भी करके वो लटका ही रहा बेचारा। अगला स्टेशन जैसे ही आया तो पूरी ट्रेन में से उतरने वाला पहला पर्सन कूदने वाला कौन था ट्रेन में से, वही था। और फिर उसने रेलवे ऑफिसर्स को जम करके खूब लंबी गालियाँ दी और फिर उसने पब्लिक को बताया कि साहब इस ट्रेन में जर्नी करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो जब इस ट्रेन में इस डिब्बे में यात्रा करना सुरक्षित नहीं था तो आपने इस खराब बोगी को इस पैसेंजर ट्रेन के साथ में क्यों अटैच किया। अगर ये डिब्बा आप रिपेयर के लिए ले जा रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए ले जा रहे हैं तो आप इसको लॉक कर दीजिए या इसके ऊपर लिखिए साफ साफ बड़ा या इसको किसी गुड्स ट्रेन के साथ दूसरी जगह कैरी कीजिए। आप इसको एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन के साथ खराब डिब्बे कैसे अटैच कर सकते हैं। अब वो तो मैं मरते बच गया, नहीं तो आपने तो इंतजाम पूरा कर ही दिया था। तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर ने टिकट खरीदा है तो कंज्यूमर है कि नहीं है, रजिस्टर्ड वेंडर है, तो इस स्थिति में कंज्यूमर को क्लेम मिलेगा क्योंकि उसके संग दुर्घटना होते होते बची। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ रूल्स, कुछ फ़ायदे नुकसान, कुछ रूल्स, कुछ कंडीशन डिस्कस किए हैं हमने। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ज़रूर से आना चाहिए। इसमें और भी कई सारे फैक्ट्स हैं, वो आगे की हम वीडियोज़ में और उसको अपलोड करते रहेंगे। फिलहाल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फॉर 12th सिलेबस फॉर द ईयर स्टूडेंट्स दोज आर अपीयरिंग इन द ईयर 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट, please don't study with the previous books. Next we study that Consumer Protection Act provide to whom the protection. So it provide the protection towards the consumers, not customers. Third we study about the Consumer Protection Act provide what kind of benefits and what is 3-tier redressal system and what is right to safety, right to inform, right to consumer education, right to choice, right to seek redressal. So thanks students for watching this video, and in next video we will meet again. Thanks a lot. Please subscribe and like the channels.